अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। आज का जो लेक्चर है वो है ट्रांसफार्मर। इससे पहले जो लेक्चर था वो था म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन का एक एप्लीकेशन ये है ट्रांसफार्मर, तो इसलिए मैं ये पहले करवा रहा हूँ। इसके बाद वाला टॉपिक होगा अल्टरनेटिंग जनरेटर। ट्रांसफार्मर क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, किन पार्ट्स पे मुश्तमिल है, इसके टाइप्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो इस लेक्चर में आप लोग ये सब सीख जाएंगे। कुछ एमसीक्यूज इस पे ऐसे आते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो गलत करते हैं, तो लेक्चर को कंप्लीट देखें क्योंकि दरमियान में क्वेश्चन अराइज होते हैं, एमसीक्यूज अराइज होते हैं, तो वो मैं साथ साथ में करता हूँ। ठीक है। A device which transform the voltage from one level to another level is known as transformer. Definition क्या है इसका? Definition कुछ इस तरह है, a device, वो device which transform, which convert वोल्टेज या वोल्टेज की जगह आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। इस किस्म डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। अगर वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कम है और उसको ज़्यादा करते हैं, या ज़्यादा है उसको कम करने के लिए जो डिवाइस की ज़रूरत है, जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर है। ठीक है। अब डिवाइस का डिफिनीशन तो आप लोग ने सीख लिया, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। सेकंड नंबर आप लोग लिखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो हम कहते हैं ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर वन, इट वर्क, इट का मतलब ट्रांसफार्मर वर्क्स on Faraday law of electromagnetic induction, EM induction, Faraday law of electromagnetic induction पे ये काम कर रहा है। सेकंड नंबर क्या है? It works on the basis of what? म्यूचुअल इंडक्शन। वो भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आते हैं। अगर आप लोग इस तरह भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों ठीक है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक एमसीक्यूज यहाँ पे लिखता हूँ कि ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, फिर मेरे जहन से निकलेगा। ट्रांसफार्मर इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश डैश, तो हम लिखते हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज का एग्जाम्पल है? शाबाश, तो लिखे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, आप लोगों को पता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? जहां पर कॉइल रेस्ट में होता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे। ठीक है, तो वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये एग्जांपल है। वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों ने देख लिया। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर किन चीजों से बने हैं? तो हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ,
ये मुश्तमिल है किस चीज पे? नंबर 1 आयरन कोर। नंबर 1 क्या है? आयरन कोर है। आयरन कोर हम क्यों कंसिडर करते हैं? इसमें नंबर ऑफ टर्न मौजूद है, कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल मौजूद है, हम इस तरह भी कह सकते हैं। क्यों आयरन कोर लेते हैं? फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ईडी करंट। ठीक है। नंबर बी क्या है? 2 कॉइल्स। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के साथ हम क्या अटैच करते हैं? एसी सोर्स। और ये सेकेंडरी के साथ हम गिल्वानोमीटर अटैच करते हैं। लेकिन ये तब अटैच करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। अगर लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, रियल में हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो प्राइमरी में क्या है वो हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम लैब में जो है इसको बनाते हैं तो प्राइमरी के साथ एसी सोर्स लगाते हैं और सेकेंडरी के साथ गिल्वानोमीटर को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आयरन कोर एंड 2 कॉइल, ये रियल ट्रांसफार्मर बनने के लिए है। ठीक है। अगर इसके साथ में एसी सोर्स गिल्वानोमीटर लगाऊं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो खुद यहां पे लिखे। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के टाइप्स कितने हैं? ट्रांसफार्मर के टाइप्स कितने हैं? नंबर 1 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें नंबर फर्स्ट क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर। क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर है। नंबर 2 क्या है? रियल ट्रांसफार्मर, जो आप लोग देखते हैं, रियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। ये मेन 2 टाइप्स है। फिर ये रियल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर में भी फर्दर 2 टाइप्स आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो आइडियल में भी हम कंसिडर कर सकते हैं और वो हम रियल ट्रांसफार्मर में भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको पे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे लास्ट में। लेकिन जो इक्वेशन आप निकालना है, किस चीज का इक्वेशन? इक्वेशन फॉर calculating the required result, calculating the required voltage, calculating the required resistance, calculating the required current। तो इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करना होगा और उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कौन सा ट्रांसफार्मर? आइडियल ट्रांसफार्मर कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो चले चलते हैं उसके डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन से पहले डायग्राम बना दे। डायग्राम ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो डायग्राम किस तरह है? आयरन कोर बना दे। ये हो गया आयरन कोर। ये अच्छा, ये मैं बनाता हूं। चलो जी, ये आयरन कोर बन गया। ठीक है। इस तरह की कोर बनता है। इसके एक साइड पे आप लोग कंसिडर करें प्राइमरी कॉइल और दूसरी साइड पे आप लोग कंसिडर करें सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। प्राइमरी कॉइल को, प्राइमरी का मतलब इसको हम इनपुट देते हैं और ये हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। कौन सा? सेकेंडरी कॉइल। तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी। अब यहां पे गौर करें, जो प्राइमरी कॉइल है और इसको हम इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इनपुट दे दिया, एसी सोर्स मैंने दे दिया,
ये प्लस ये माइनस ये V है, एसी सोर्स मैंने प्रोवाइड किया, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, ये करंट फ्लो है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में देखे सेल्फ इंडक्टेंस में कि एक कॉइल में क्या होता है, ये करंट बार बार चेंज होता है क्योंकि ड्यू टू पोलरिटीज ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स, तो यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ को हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, उसको हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, जिसका नाम क्या है? ईएस, ईएमएफ। एस का मतलब सेल्फ, या इसके साथ आप लोग ईएल भी लिख सकते हो, ये सेल्फ इंडक्टेंस का है, ठीक है। और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, ठीक है, किस चीज से? इस प्राइमरी से सेकेंडरी तक जब यहां पे चेंजेस आ रहे हैं तो इसका जो लिंकिंग कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ, ये भी चेंज होगा। जब ये भी चेंज होगा तो यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ का नाम क्या होगा? ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, पैदा हो गया, किसकी वजह से? ड्यू टू करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल की वजह से। यहां पे करंट की चेंज की वजह से आ गया। जो मेन किरदार है वो तो चेंज इन करंट है, उसके बाद जो ये ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा, वो अलग फिनोमेना है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पे ईएमएफ है, यहाँ पे ईएमएफ पैदा करना है, ठीक है। तो ईएमएफ यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो गया। तो ये सब कुछ आप लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे अपने अल्फाज में, ठीक है, यह डायग्राम। और साथ में इसके बाद क्या हेडिंग देंगे आप लोग? वर्किंग। तो वर्किंग में आप लोग यही बातें लिखेंगे जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब करंट, जब सोर्स हम प्रोवाइड करें प्राइमरी कॉइल को, ठीक है, जब हम सोर्स प्रोवाइड करें किस चीज को? प्राइमरी कॉइल को, और वहां पे करंट चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और साथ साथ में जो फ्लक्स लिंकिंग कर रहा है म्यूचुअल में, सॉरी सेकेंडरी कॉइल में, वहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और वहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया एक ही सर्किट में, उसको हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और इसके चेंज की वजह से जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया उसका नाम फिर क्या है? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो चलो यहाँ पे हम मालूम करते हैं। तो ये आप लोग वर्किंग लिखेंगे, फिर आप लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना होगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह निकालना है? EMF produced in a primary coil. Number 1, EMF induced in P coil. P का मतलब प्राइमरी कॉइल, वो क्या है? According to Faraday law of electromagnetic induction, EMF is equal to minus N del flux divided by delta T. लेकिन प्राइमरी कॉइल है तो मैं यहां पे लगाऊंगा क्या? यहां पर P लगाऊंगा और यहां पे P लगाऊंगा। ये एन पी क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ये नजर आप लोगों को जो नजर आ रहा है ये प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, EMF induced in secondary coil. EMF induced and secondary coil due to a primary coil, ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो वो किस चीज के बराबर है? EMF secondary is equal to minus NS del flux divided by del T। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 by इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, हमने हासिल किया। चलो मैं स्टेप करता हूं, ठीक है।
जब ये जो है डिवाइड करें इस पे तो क्या आ जाएगा, EMF P डिवाइडेड बाय EMF S ये बराबर है NP डिवाइडेड बाय NS, और यहाँ पे डेल फ्लक्स डिवाइड बाय डेल T और डेल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल T, और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये खत्म हो जाएगा। EMF P डिवाइडेड बाय EMF S इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय N इंटू S, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी कि VP डिवाइडेड बाय VS इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाय NS। दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहां तक आप लोगों के बुक में शामिल है। अब चलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ। चलो आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ भी मैं बाद में जाता हूं, क्योंकि वो क्या है एक अलग टॉपिक है, और रियल ट्रांसफार्मर भी जो आप लोगों के कोर्स में शामिल भी नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कोर्स में जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है वो दो है। कौन कौन से है? एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरे को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। गौर से जो है इस लेक्चर को देखें और नोट करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? यहां पे लिखे नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? देखो गौर से देखें, मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट जो प्राइमरी कॉइल है, यहां पे लिखता हूं आउटपुट जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके साथ खैर लिखता हूं एस कॉइल और इसके साथ लिखता हूं पी कॉइल। गौर से देखें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? अ ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड to raise the voltage, to transform the low voltage to high voltage। मतलब क्या हुआ, इनपुट पे हमने लो वोल्टेज दिया है, मैं इस तरह लिखता हूं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे वोल्टेज है लो और हमें मिलता है क्या? आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है वो मिलता है हाई। यहां पे वोल्टेज मिल गया हाई, यहां पे वोल्टेज कम, वहां पे वोल्टेज ज्यादा, लेकिन यहां पे करंट क्या है? ज्यादा है, और वहां पे करंट क्या मिल गया हमें? कम। करंट ज्यादा है तो वहां पे आउटपुट पे क्या होगा? करंट कम होगा। इसका रीजन क्या है अब बताता हूं। यहां पे रेजिस्टेंस क्या है? कम है, रेजिस्टेंस कम है, और यहां पे रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न कम है, एनपी कम है, और यहां पे नंबर ऑफ टर्न क्या है? ज्यादा है। एक पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, दूसरे में नंबर ऑफ टर्न कम है। ठीक है, अब इसको लिखना होगा किस तरह? जरा गौर से देखें, आप लोगों के एमसीक्यूज पॉइंट है तो गौर से देख ले। अब ये आ गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं स्टेप अप एंड ट्रांसफार्मर। स्टेप अप टी का मतलब ट्रांसफार्मर। तो यहां पे नंबर 1 पॉइंट क्या है कि वीपी लेस देन है वीएस। नंबर 2 पॉइंट मैंने लिखा है करंट है, तो आईपी ग्रेटर है आईएस। नंबर 3 मैंने रेजिस्टेंस की बात की है, तो आरपी लेस है आर एस से। नंबर 4 मैंने बात किया है कि एनपी लेस देन है एन एस से। ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, आप लोगों के पेपर में इसके चांसेस मौजूद है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन पहले लिखेंगे, फिर ये पॉइंट्स लिखेंगे अपने अल्फाजों में। ठीक है, तो डायग्राम यहां पे बना दें।
सपोज करें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न 4 है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो एन एस क्या है ग्रेटर है किस चीज से एनपी से ग्रेटर है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्लियर है। और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रिलेशन है। अब इसी के साथ मैं लिखता हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में या क्या होगा वो ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है लो वोल्टेज पे। मतलब इनपुट पे आप वोल्टेज जो देता है वो ग्रेटर है और आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलता है वो कम मिलता है। ठीक है। तो आप लोग पहले वो वाले स्टेप्स लेके मैं यहां पे लिखता हूं इनपुट, यहां पे लिखता हूं आउटपुट। इनपुट प्राइमरी कॉइल, आउटपुट सेकेंडरी कॉइल। तो यहां पे लिखे नंबर 1 ये वोल्टेज यहां पे ज्यादा है और यहां पे वोल्टेज क्या है कम। मतलब वीपी ग्रेटर है वीएस से। वीपी क्या है चलो मैं यहां पे नहीं लिखता यहां पे लिखूंगा वीपी ग्रेटर है वीएस से। जब वीपी ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट यहां पे कम है। जब करंट यहां पे कम है तो यहां पे करंट क्या होगा ज्यादा मिलेगा। मतलब आईपी कम है किस चीज से आईएस से। नंबर 3rd क्वांटिटी कौन सा है रेजिस्टेंस का है। तो रेजिस्टेंस यहां पे हाई है और रेजिस्टेंस यहां पे लो होगा। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो वहां पे करंट क्या है कम और जहां पे रेजिस्टेंस कम हो वहां पे करंट क्या होगा ज्यादा होगा। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम होगा। इनवर्सली रिलेशन है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। और यहाँ पे जो एनपी है ये ग्रेटर है और यहाँ पे एन एस क्या है लेस है। इसका मतलब एनपी ग्रेटर है एन एस से। तो जरा गौर से देखें ये और ये वाला एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है, इसके अपोजिट है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया और ये क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब देखो बेटा गौर से देखें अगर एमसीक्यूज आ गया। एमसीक्यूज क्या है एमसीक्यूज कुछ इस तरह है which of the following physical quantity remain constant in step up transformer में कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करंट, ऑप्शन नंबर सी पावर, ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी। शाबाश। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट में बता रहे। शाबाश। जो भी जहन में आ रहे हैं गलत है या ठीक है जल्दी से बता रहे, पता लगेगा कि ये गलत है या ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पे। शाबाश। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। शाबाश। 5 4 3 2 एंड 1। अब देखो मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। तो यहां पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अब आप लोगों के जहन में आएगा कि अच्छा यहां पे कौन सा क्वांटिटी होगा। ये पावर तो करेक्ट है, ये पावर क्या है करेक्ट है, लेकिन बेटा फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑप्शन है। जब फ्रीक्वेंसी यहां पे मौजूद है तो फिर यहां पे पावर क्या होगा गलत होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी
यहां पर भी कितना है 50 हर्ट्ज है और यहां पर भी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क आप लोगों ने देख लिया। पावर जो है वो क्या है, वो गलत है। हाँ, इस तरह है कि यहां पे रेजिस्टेंस मौजूद है, तो फिर मजबूरन जो है हम पावर को टिक करेंगे, अदरवाइज पावर गलत है। पावर जस्ट यूज होता है आइडियल ट्रांसफार्मर केस में। ठीक है, वहां पे ये एफिशिएंट होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर क्या है, वो सेम है। जितना पावर हम देते हैं उतना पावर ये क्या होगा, ये हमें आउटपुट में देता है। लेकिन जो रियल में है तो वो आउटपुट पावर हमेशा के लिए लेस देन होता है किस चीज से, इनपुट पावर से। तो चले अब पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में और फिर आ जाते हैं रियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अपने साथ नोट करें, आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। नंबर 1 जो मेन पॉइंट है इसमें, पावर इनपुट ये बराबर होगा पावर आउटपुट। मतलब चेंज इन पावर ये क्या है, 0। ठीक है। नंबर 2, नो इफेक्ट ऑफ एडी करंट, एडी करंट का कोई इफेक्ट यहां पे नहीं होगा। नंबर 3, या हम इस तरह भी कहते हैं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, नो एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट, एनर्जी लॉस भी नहीं होता इसमें। नंबर 4 बात इस तरह भी लिख सकता हूं कि नो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज भी नहीं होगा, फ्लक्स कम भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 मेन पॉइंट्स है। फ्रीक्वेंसी तो इसका हमेशा के लिए कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। किस चीज के बराबर है, 50 साइकिल पर सेकंड, 50 साइकिल पर सेकंड। ये इसका क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी क्या है, नंबर 6, एफिशिएंसी ये क्या होगा, 1 होगा। ये इसको हम कहते हैं कि 100% एफिशिएंट होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो पावर क्या है यहां पे, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ये दोनों तो बराबर है। तो एफिशिएंसी कितना आ गया, 1, या इसको मल्टीप्लाई करें 100% के साथ तो एफिशिएंसी आ गया 100%। और वहां पे जो रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है, जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होता था और करंट कम होते थे, तो ये इसकी वजह से आया था। क्योंकि हमने तो इसमें कहा कि पावर क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, वी आई कांस्टेंट है। क्या है, वी आई कांस्टेंट है। और जहां पर ये कांस्टेंट है तो हम कहते हैं v इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय i, या हम कहते हैं, बल्कि लिखते हैं यहां पे कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i। लेकिन ये कौन सी केस में होगा, जस्ट इन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में होगा। रियल ट्रांसफार्मर में कभी भी पावर इनपुट बराबर नहीं होगा पावर आउटपुट पे। तो आप लोग यहां पे लिखेंगे फिर। ठीक है, रियल ट्रांसफार्मर, रियल ट्रांसफार्मर, रियल ट्रांसफार्मर में क्या है, पावर इनपुट ये कभी भी बराबर नहीं होगा पावर आउटपुट की। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी तो इसका सेम है, 50 हर्ट्ज है, 50 साइकिल पर सेकंड है। एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू एडी करंट, एनर्जी लॉस होगा इसमें। फ्लक्स लीकेज भी होगा इसमें, फ्लक्स लीकेज भी होगा।
नंबर 5 इसमें क्या है, एफिशिएंसी हमेशा के लिए 1 से लेस देन होगा, या हम कहते हैं और एफिशिएंसी हमेशा के लिए 100% से कम होगा। तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। इससे आप लोग पावर मालूम कर सकते हो। अगर इनपुट पे पावर गिवन है तो आउटपुट पे पावर आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 एमसीक्यूज है, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ, उसका आंसर जो है मुझे चाहिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वो आप लोग कमेंट में बता दें। मुझे पता लगेगा कि आप लोगों का कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया है किस चीज़ पे, ट्रांसफार्मर पे। और इसी के साथ जो है आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज लेके MCQ/S MCQs। नंबर 1, which of the following relation is correct for step up transformer? For step up transformer, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या है, VP is less than VS। ऑप्शन नंबर बी क्या है, IP is greater than IS। सी है RP is less than, चलो इसको लिखता हूं is greater than RS, या लिखता हूं all of these, या all की जगह चलो लगाता हूं none of these।